काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे पापुआ न्यू गिनी में हुआ, यहाँ 6.9 का भूकंप आया। इसके पहले भी यहाँ पे 1998 में भूकंप आया था, और उस वक्त ये जो लहरें उठी थी वो करीब करीब 43 फीट से ज़्यादा ऊंची थी, उनकी मैक्सिमम हाइट थी। और अदरवाइज वो 30 फीट की हाइट की एवरेज उनकी हाइट थी। और उस वक्त 500 से या 2200 के बीच में अनुमान लगाया था कि इतने लोग मारे गए हैं। इसलिए पापुआ न्यू गिनी की जो चेतावनी है कि उन्होंने इसकी सुनामी की चेतावनी दी, वो जायज़ थी। पर ये अच्छा है कि वहाँ पर कोई सुनामी नहीं आई। पर जहाँ तक भूकंप लगातार आने की बात है, ये तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण होता है। और जैसा कि ये हम सब लोगों को मालूम है कि प्लेट मूव करती है, और कहीं पे मूव करती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही वो मूव करती है। वो मूव क्या करती है, वो झटके में मूव करती है। और जब झटके में मूव करती है तो उससे एक साथ काफ़ी अधिक एनर्जी निकलती है। और जब हम एवरेज की बात करते हैं, तो कई सालों में जो प्लेट का मूवमेंट हुआ है, उसको हम उसमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एक एवरेज रेट निकल आती है। तो एवरेज रेट का कोई सेंस नहीं बनता है ऐसे केसेस में कि सेंस इस बात का बनता है कि मैग्नीट्यूड क्या था और उसके कारण कितना एरिया डिस्प्लेस हुआ। अगर एरिया अधिक ज़्यादा डिस्प्लेस होता है तो फिर उतना ही ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। अब ये नुकसान जो है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भूकंप किस क्षेत्र में आया। अगर आबादी नहीं है, जैसे अंटार्कटिका में नहीं है, तो वहाँ भूकंप आ भी जाए तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि वहाँ कुछ ही साइंटिफिक एक्सपीडिशन है और वो अपनी तैयारी अपने सेस्मिक हिसाब से रखते हैं। परंतु जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर भूकंप आता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो बार बार मूवमेंट हो रहे हैं पापुआ न्यू गिनी में, इसका कारण ये है कि ये एरिया हमेशा से भूकंप के प्रति संवेदनशील रहा है। और रोजाना यहाँ पे कम मैग्नीट्यूड के भूकंप तो रोजाना रिकॉर्ड होते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के भूकंप हैं वो अक्सर आते रहते हैं, और रेयरली बहुत हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप यहाँ पे आते हैं। तो ये एरिया विश्व का सबसे सेंसिटिव जोन में आता है, और इस कारण यहाँ पर भूकंप को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रोफेसर धीरज बनर्जी, पापुआ न्यू गिनी में आया 6.9 का भूकंप रिक्टर स्केल पर, म्यांमार में 7.7, जिसे चाइनीज सीस्मोग्राफी सेंटर ने 7.9 कहा था। बाद में आफ्टर शॉक्स जब आए तो वो भी 6.5 तक के आफ्टर शॉक्स म्यांमार में आए थे, और थाईलैंड में भी उसका असर पड़ा था। लेकिन अब जापान की गवर्नमेंट अगर इस बात पर सोच रही है कि प्रशांत महासागर पैसिफिक सी में एक ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है जो 9 इंटेंसिटी का हो रिक्टर स्केल पर, और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी गई है कि अगर सुनामी फिर क्रिएट हो गई तो वो और बड़ी हालात खराब कर सकती है। ये वार्निंग और करंट सिनारियो में जो आजकल अर्थक्वेक्स अलग अलग जगह आ रहे हैं, क्या आप मानते हैं ये इशारा कर रहे हैं उसी तरफ जिसके लिए जापान अपने को रेडी कर रहा है? अब जापान का ये कहना मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से हम लोगों को पता है कि रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग जो है वो अर्थक्वेक आते हैं और आते रहेंगे। और जापान में भी 9 के अर्थक्वेक आ चुके हैं। उनका एटॉमिक वो यूनिट था वो खराब हो चुका है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि यो कोई एक नई बात कर रहे हैं। जापान लोग हमेशा से कहते आए हैं कि इस पैसिफिक में हमेशा से आएगी और कभी भी आ सकती है। 9 और 8 के भीतर जो तीव्रता के जो अर्थक्वेक हैं वो आते रहेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई एक नई बात है। ये चूंकि अब म्यांमार में हुआ है और बैंकॉक में हुआ है, तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जो प्लेट से बाउंड्रीज हैं वो आपस में एडजस्ट करेंगी, और वो एडजस्टमेंट की वजह से जापान में भी नुकसान हो सकता है और आ सकती है। वैसे अगर 8 और 9 में अगर इस तरह की बात होगी और अगर अर्थक्वेक जो है वो समुद्र के अंदर होंगे तो सुनामी होने के चांसेस तो बहुत है। सुनामी पहले भी हो चुके हैं और सुनामी से जापान को बहुत नुकसान भी हो चुका है। तो सारे कोस्टल एरिया जो है, सारे स्पेसिफिक एरिया के सारा जो कोस्ट है पूरा कामचटका से ऊपर सोवियत यूनियन रशिया के पॉइंट्स, अमेरिका का जो छोटा सा पॉइंट है अंटार्कटिका वो उसका अलास्का का, वहाँ से लेकर और जापान चीन होते हुए नीचे तक बिल्कुल समुद्र नीचे तक, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये इलाका तो हमेशा से जो कहते हैं अर्थक्वेक प्रोन रहा है। और हमेशा ये उम्मीद रहती है कि कभी भी किसी समय कभी भी बड़े 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 स्केल में
अर्थक्वेक आ जाएगा। इसलिए जापान अगर कर रहा है, अगर कह रहा है ओमो में, तो अपने कुछ ही स्पेशल स्टडीज के बाद बेसिस पे ही कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्लेट्स जो है मूवमेंट में है, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस कहीं पर भी जो है रिलीज करने वाली होंगी, उसके बेसिस पे कह रहा है। तो हम लोग तो पता नहीं कि एग्जैक्टली कि वो क्या स्टडीज हैं, और उन स्टडीज कौन से स्टडी की वजह पे वो कह रहा है। कौन से स्टडी जिस पर कह रहा है बियानी साहब? बियानी हाँ? साहब, सवाल मेरा ये है कि हम बार बार, मैंने इस बीच में कई एक गेस्ट से, क्योंकि लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं, अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो हमने लेह में भी अर्थक्वेक आया है, आज उत्तराखंड में भी इसी तरीके का एक अर्थक्वेक, कल नेपाल में था, उसके पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी एक अर्थक्वेक सामने आया है। हम अर्थक्वेक आने के बाद रिक्टर स्केल पर तो उसकी इंटेंसिटी को माप सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या कितना पावरफुल था। हम अक्सर ऐसी प्लेट्स के मूवमेंट और क्रिएट हो रही स्ट्रेस को क्या अब तक जज करने की पोजीशन में नहीं आ पाए हैं कि हम पहले से बता पाएं कि यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होने जा रही है और यहाँ पर हम कुछ ऐसी स्थिति देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, कुछ हद तक तो ये बताया जा सकता है। सिस्मोलॉजी की एक ब्रांच है पेलियोसिस्मोलॉजी। उस पेलियोसिस्मोलॉजी में इस बात का अध्ययन करा जाता है कि वहाँ पर कब कब अर्थक्वेक आए हैं, और उसके बेसिस पर अगर 3-4 अर्थक्वेक का हमको वहाँ रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अर्थक्वेक के बीच में इतना अंतराल होता है। अब अंतराल ये 100-200 साल का डिफरेंस हो सकता है उसमें, पर ये एक मोटे तौर पर अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर अगर पिछली बार 7 का अर्थक्वेक आया था तो अगला 7 का अर्थक्वेक के एविडेंसेस हमको वहाँ मिल रहे हैं तो कितने साल का ड्यूरेशन लगता है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि उस एरिया की सर्वे करके जो जहाँ पर हमको अर्थक्वेक के एविडेंस मिलते हैं कि अर्थक्वेक आया है, वहाँ पर ट्रेंच खोदी जाती है और उसके बाद उसमें काफ़ी गहन भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी अध्ययन करने के बाद ये फिगर निकल के आ जाते हैं। और ये इंडिया में भी कई जगह हुआ है जहाँ पर पेलियोसिस्मोलॉजी की बेसिस पर काफ़ी अनुमान लगा लिया गया कि यहाँ पर अगर इस वक्त अर्थक्वेक आया था तो इसके बाद अगला रिपीट होने की संभावना ये है। परंतु इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम एग्जैक्ट डेट, टाइम या ईयर या एग्जैक्ट लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो एरिया अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक निश्चित रूप से अगली बार आएंगे, पर कितना हटके आएंगे या उसी जगह पर आएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। पर एक मोटे तौर पर अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी अर्थक्वेक की 200 साल 400 साल इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाला जा सकता है। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इधर उत्तराखंड में इस साल लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज के दिन फिर उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से धरती हिली। सुबह करीब 10:37 पर उत्तरकाशी में भूकंप आया तो लोग घरों से बाहर निकल आए। जनवरी में 9 से अधिक इसी तरीके के झटके आए थे। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हिमालय के नीचे भूगर्भीय हलचल तेज हो रही है, जो इन अर्थक्वेक्स की मुख्य वजह है। उत्तरकाशी के जिस इलाके में उत्तरकाशी बसा है, वहाँ धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, जिससे बार बार इस तरीके के अर्थक्वेक्स महसूस किए जा रहे हैं। लोग अब हल्की सी भी हलचल पर सतर्क हो जाते हैं और घबराहट में घरों से बाहर निकलने लगते हैं। धीरज बनर्जी साहब मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज बनर्जी साहब, अब मैं सारी चीज़ों को हटाकर भारत सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक करता हूं। भारत का जो हिमालयी रीजन है, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या यूपी के ऊपरी इलाके नेपाल से सटे हुए, या फिर आगे हम बढ़ते चले जाएं तो नागालैंड या अरुणाचल की बात करें, ये पूरा इलाका कितना प्रोन है ऐसे अर्थक्वेक्स के लिए? और क्या वाकई हिमालयन रीजन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या स्टडी में आपके निकल के आ रहा है? ये तो आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लोगों को बता ही दिया है कि हिमालय रेंज जो है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट जितना भी है वो सारा अर्थक्वेक प्रोन है। और सब अर्थक्वेक में जोन जो है 4 में आता है। 4 मीन्स अति तीव्र जोन। तो यहाँ तो अर्थक्वेक आते ही रहेंगे और आते रहे हैं। उत्तराखंड में भी कई जगह आ चुके हैं, कश्मीर में आ चुका है, गढ़वाल में आ चुका है, कुमाऊं में आ चुका है, नेपाल में आ चुका है। और ये सारे के सारे जो हैं इंडियन प्लेट जो है, जो सदर्न प्लेट है वो ऊपर को खिसक रही है,
और ये आपको पता है कि जो हम इस समय जो बैठे हुए हैं वो स्टैटिक नहीं है, हम लोग हमेशा ऑन मूवमेंट है। कुछ सेंटीमीटर जो है हर एक समय खिसक रहे हैं, तो वो खिसकते खिसकते ऐसा होता है कभी कभी जो ऊपर की प्लेट है ये कहाँ जा रही है, इंडियन प्लेट जा रही है एशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। तो एशियन